दुनिया भर के लोगों को तबलीगी जमात के लोगों ने संक्रमित भी नहीं कराया था। देश के अंदर खेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है, पूरे देश के साथ धोखा दिया है। मैं कोरोना वायरस से दुश्मनी निभा रहा हूं। ये उल फजूल की बातें मत करिए, इनका ऑडिट करिए। 50% of all the cases, 50% of all the cases across India in the last 1 week are only and only because of the Tablighi Jamaat Markaz. So who are these people? एक वैश्विक महामारी में हमेशा मुजरिम की तलाश होती है, उसी तरह से हमारे देश में भी कोरोना वायरस के लिए एक समुदाय को दोषी ठहराया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा। पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि 1400 से अधिक कोरोना वायरस मरीज तबलीगी जमात से जुड़े थे। कुछ चैनलों ने दावा किया है कि भारत में अधिकांश नए मामले इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यापक परीक्षण की कमी से वह संख्या निश्चित रूप से गलत है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस को फैलाने के लिए बार बार एक इस्लामिक स्कूल को दोषी ठहराए जाने के बाद देश भर में मुस्लिम विरोधी हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर घृणित संदेशों की झड़ी सी लग गई है और समाचार मीडिया की एक लहर ने मुस्लिम समुदाय पर हमला करना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर कोरोना जिहाद, बायो जिहाद और तबलीगी जमात वायरस जैसे हैशटैग के साथ गुस्साए मैसेजेस शुरू हो गए हैं। 28 मार्च से हैशटैग कोरोना जिहाद को लगभग 3 लाख बार ट्वीट किया गया और संभावित रूप से ट्विटर पर 16 करोड़ लोगों द्वारा देखा गया। ऐसी खबर नेशनल टेलीविजन चैनल के माध्यम से भी फैलाई गई है। समुदाय पर नॉनस्टॉप हमले पर पिछले सप्ताह यूएई ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की धर्मनिरपेक्षता पर कई सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर एकता की अपील की और कहा कि वायरस का ना तो कोई धर्म होता है और ना कोई धर्म जानता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक वीडियो वायरल हुए। दिल्ली मंडली के एक मुस्लिम व्यक्ति को जानबूझकर किसी पर खांसने का दावा किया गया, लेकिन वायरल ट्वीट में दिखाया गया वीडियो वास्तव में थाईलैंड में फिल्माया गया था, भारत में नहीं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हर रोज सैकड़ों सदस्य दिल्ली मुख्यालय का दौरा करते हैं। 22 मार्च को दिल्ली कर्फ्यू की घोषणा के बाद कई तबलीगी जमात के सदस्य फंसे हुए थे। इसके बाद 25 मार्च को देशव्यापी तालाबंदी हुई। तबलीगी जमात मुख्यालय की अथॉरिटीज ने पहले से ही स्थानीय दिल्ली पुलिस को सूचित कर दिया था कि कई सदस्य फंसे हुए हैं। 25 मार्च को जमात के अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क किया और बताया कि कई लोग फंसे हुए हैं और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चूंकि 23 मार्च के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थी, पर वहां 700 से अधिक तबलीगी पर्यटक फंसे हुए थे। यह स्पष्ट है कि तबलीगी जमात बड़ी सभाओं को तुरंत रोकने में विफल रही, लेकिन कई बड़े पैमानों पर धार्मिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कार्यक्रम भी दिल्ली और देश भर में हो रहे थे, जब तक 24 मार्च की रात लॉकडाउन लागू नहीं हुआ। मार्च के दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश की नई सरकार ने सड़कों पर विशाल रैली के साथ चुनावी जीत का जश्न मनाया। लॉकडाउन के बाद भी जगह जगह हम उल्लंघन के नए मामले देख सकते हैं। लोकप्रिय जल्लीकट्टू में विजयी होने वाले बैल की मृत्यु हो गई। हजारों लोग इकट्ठा हुए और लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन किया गया। कर्नाटका में भी रथ खींचने के उत्सव के दौरान लॉकडाउन के मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। कर्नाटक के एक विधायक जयराम ने तालाबंदी के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए अपना जन्मदिन मनाया।
अब आपको तय करना है कि हम भारत को किस दिशा में ले जा रहे हैं।